है प्रधानमंत्री की तरफ से, ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है और इसी के साथ ये भी उन्होंने कहा कि किसी ने तो संदेश खाली के आरोपों को छिपाया है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई हैं और इसी के साथ 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हैं, जहां पर कल हमें देखने को मिला कि 7200 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और कनेक्टिविटी को लेकर जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे वो रेल से जुड़ा हो, चाहे वो पानी से जुड़ा हो, चाहे वो बंदरगाह से जुड़ा हो। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लाया गया कल और आज भी 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और इसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 6 मार्च को फिर प्रधानमंत्री बंगाल का दौरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर 2 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें कि उन्होंने पहले में ये कहा है कि ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है और किसी ने तो संदेश खाली के आरोपियों को छिपाया है। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए हैं। तो वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं, बंगाल के दौरे से जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं जो अपनी टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आज दूसरा दिन है इस दौरे का। बिहार पश्चिम बंगाल का ये जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। तो चलिए, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज दूसरा दिन है और जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो नजर आएंगे, तो वहीं पर आइए देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री क्या कुछ परियोजनाओं की घोषणा यहाँ पर करते हैं। इसी इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उससे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटा गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कई समारोह में और अधिक और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है। एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। तो वहीं पर हमने देखा कि 15,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया। और खासकर बात करें अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी 2 बड़े मुद्दे हैं जो कि परियोजनाओं के जरिए पूरी की जाएंगी।
तो वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे थे जो पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से सामने आ रही, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता का संबोधन किया गया। जहां एक तरफ भाजपा तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो एमपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी भीड़ भी देखने को मिली और यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा भी है। वहीं पर झूठ भ्रम फैलाने वाली यात्राएं असफल होती हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये भाजपा द्वारा जारी किया गया और जिस यात्रा की दिशा संकल्प नहीं उसका कोई लाभ नहीं। भाजपा अब कांग्रेस को आड़े हाथे लेती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि भारी भीड़ जो थी वो देखने को मिली इस समय। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों को लेकर तो लोकसभा चुनावों में पार्टियां बहुत सक्रिय हैं, एक दूसरे को घेरने का काम करती हैं और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला कि भाजपा भी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई। भाजपा का साफ कहना था कि झूठ भ्रम फैलाने वाली ये जो यात्रा है ये असफल ही रहेगी और दूसरी तरफ जिस यात्रा की दिशा संकल्प नहीं होता उसका कोई भी लाभ नहीं होता। यानी कि सीधे तौर पर भाजपा का ये कहना है कि ये जो यात्रा है ये सिर्फ झूठ फैलाने की यात्रा है। दिखाने हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। और वहीं पर जिस यात्रा का कोई दिशा संकल्प नहीं होता है उसकी सफलता नहीं होती है, ना ही उसको आम जनता को लाभ होता है। ये भाजपा की जो स्टेटमेंट्स हैं ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सामने है। राजस्थान के धौलपुर से होती हुई ये जो यात्रा है ये एमपी पहुंच चुकी है। इस बीच राजस्थान के धौलपुर से जब यात्रा एमपी पहुंची तो दोपहर 2 बजे मुरैना जिले में पहुंचेगी और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसका जोरदार स्वागत भी करेंगे। मुरैना में राहुल गांधी नुक्कड़ सभाओं के साथ रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर उसके बाद यात्रा ग्वालियर जिले में प्रवेश करेगी और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ग्वालियर में राहुल रोड शो के साथ आम सभाओं को भी संबोधित करेंगे। फिर रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी शिरौल के खुले मैदान में कैंप में रहेंगे और सुरक्षा के लिए दिल्ली से एक सुरक्षा टीम ग्वालियर भी आ चुकी है। ये पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो शेड्यूल है वो हमने आपको बताया, क्योंकि एमपी में आज ये यात्रा पहुंच चुकी है और 2 बजे मुरैना पहुंचेगी, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा का स्वागत करेंगे, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी शिरौल के खुले मैदान में कैंप में रहेंगे, जिसको लेकर जो सुरक्षा की टीम है वो दिल्ली से पहुंच चुकी है। यानी कि सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर ना हो इस यात्रा के दौरान। और इस यात्रा की दिशा और संकल्पना हो, ऐसे यात्राओं का कोई लाभ नहीं होता। भारत की परंपरा में पैदल यात्राओं का महत्व है, लेकिन उसकी सामर्थ्य तब बढ़ती है जब वो संकल्प साथ हो, लक्ष्य सामने हो। झूठ और भ्रम फैलाने के लिए जो यात्राएं होती है वो सदैव असफल होती है। ये सनातन कहता है, ये हमारी परंपरा और संस्कृति। चुनाव इलेक्शन आने वाले हैं, बात करते हैं, टिकट भी घोषणा होने। हमने संकल्प लिया है, हम लक्ष्य तय करते हैं। पार्टी सदैव लक्ष्य तय करती है। पिछली बार 300 पार का लक्ष्य था, इस बार 370 का लक्ष्य और एनडीए का 400 पार का लक्ष्य। लक्ष्य तय करना ये काम के प्रति संकल्प और निष्ठा बताता है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि हम जरूर प्राप्त करेंगे। इसमें कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में ये चीजें संभव है। हम छिंदवाड़ा पहले एक बार जीत। किस तरीके से आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उज्जवल से पूरी जानकारी लेंगे। उज्जवल, पहले तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पार्टियां हर कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी सरकार बना पाए, और वहीं पर राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसको भाजपा एक असफल यात्रा मान चुकी है। इस बीच अगर हम बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता इस यात्रा को किस नजर से देख रही है? तो वहीं पर उज्जवल से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। तो वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सामने आ रही हैं।
हालांकि ये यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है और उसी के साथ 2 बजे ये जो यात्रा है ये बताया जा रहा है कि ये यात्रा शिरौली पहुंचेगी, जहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करते हुए राहुल गांधी का नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच की है, लेकिन वहीं पर हमने आपको दिखाया कि भाजपा का इस पर क्या कहना है। भाजपा का साफ कहना है कि जिस यात्रा का दिशा या संकल्प नहीं होता है उस यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलता लोगों को, और दूसरी तरफ ये एक भ्रम झूठ की यात्रा है। तो चलिए अब अयोध्या की बात करें। रामलला के दर्शन का सिलसिला जारी है और दर्शन के लिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस बीच गुजरात कैबिनेट आज अयोध्या का दौरा करेगी। गुजरात सीएम समेत पूरी कैबिनेट दर्शन करने के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करना लगातार दिग्गज हस्तियां जो है वो पहुंच रही हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और सुबह 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच राम मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना की जाएगी। यानी कि गुजरात का कैबिनेट जो है वो अयोध्या जा रहा है आज, और जिस बीच 11:30 से लेकर 12 बजे तक जो पूजा है या दर्शन जो है वो किए जाएंगे। इस बीच आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अयोध्या के मंदिर से सामने आ रही हैं। आम जनता भारी संख्या में यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं और आज उसी सिलसिले में गुजरात कैबिनेट भी अयोध्या पहुंच रहा है और करीबन सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच राम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की जाएगी कैबिनेट द्वारा। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उस बीच अगर कैबिनेट पहुंचती है तो उसका भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज हस्तियों के साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पहुँच रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए भी ये देखना ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। चलिए अब अयोध्या के बाद किसान आंदोलन की तरफ बढ़े। किसान आंदोलन पर 3 मार्च को एक बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली मार्च पर किसान संगठन अपने पत्ते खोलेंगे और इसकी तारीख 3 मार्च की दी गई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर और तेज विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर भी किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली मार्च पर 3 मार्च को जो रणनीति है उसका ऐलान हो सकता है, यानी कि किसान अपने पत्ते 3 मार्च को खोलते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अब 3 मार्च को यह फैसला होगा कि दिल्ली मार्च कैसे किया जाएगा। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और बॉर्डर पर डट के वो जो काम है वो चल रहा है, यानी कि उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। और आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस रणनीति के तहत ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किया जाएगा, ये भी देखना होगा। तो किसान आंदोलन की क्या कुछ जानकारी हमें देखने को मिल रही है, दिल्ली बॉर्डर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ उज्जवल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उज्जवल से जानना चाहेंगे। उज्जवल, 3 मार्च को तारीख दी गई है जब किसान आंदोलन में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, और वहीं पर अगर हम दिल्ली बॉर्डर्स की बात करते हैं तो दिल्ली बॉर्डर्स की अभी फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए जिस तरीके से 13 फरवरी से जो किसान हैं दिल्ली से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहां पर डटे हुए हैं 13 फरवरी से, और उनकी मांग जो है उसको लेकर अड़िग है एमएसपी पर गारंटी का कानून और साथ ही जो कर्ज माफी है। और इसको लेकर अब देखिए जो खबर आ रही है वो ये है कि 3 मार्च यानी कि कल जो है किसान दिल्ली कूच को लेकर जो है अब अगली उनकी रणनीति क्या रहेगी, इसको जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा। और अगर आप राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स भी देखिए अभी फिलहाल जो है एक साइड से कई बॉर्डर्स को जो है थोड़ा थोड़ा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे मल्टीपल लेयर
सिक्योरिटी थी उनको थोड़ा हल्का किया गया है, ताकि जो ट्रैफिक में आवाजाही है यानी यातायात है, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे वो परेशान ना हो, इसलिए एक साइड से जो बैरिकेड्स हैं उनको खोल दिया गया है। लेकिन फिर भी वहां पर आप देखेंगे तो कंक्रीट के मोटे ब्लॉक जो है अभी भी लगाए गए हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। और वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भी कर रखी है। तो यानी दिल्ली पुलिस भी अभी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। हालांकि जो आम दिल्ली वासी है, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं एनसीआर से बाहर अंदर आते हैं दिल्ली के, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, यातायात सुस्त पड़ गया था। तो उसके मद्देनजर जो है एक साइड से जो है हल्का बैरिकेड्स खोल दिया गया है और वहां पर भी बकायदा चेकिंग जो है वो की जा रही है, उसके बाद गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये रहेगा कि कृषि मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसानों से बात की जाएगी, कोई एक जो कंक्लूजन है वो निकाला जाएगा, एक जो सॉल्यूशन है वो इसका किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला उसके बाद। अब बिल्कुल देखिए, अभी तक आप देखेंगे पल्लवी तो 4 दौर की जो बैठक है वो किसान और सरकारों के बीच में हो चुकी है, टेबल टॉक, लेकिन अंतिम रूप इस टेबल टॉक को अभी तक नहीं मिला है। सरकार ने हालांकि देखिए 5 फसलों पे कहा था कि वो एमएसपी देगी और अनलिमिटेड जो है उसकी वो खरीद की जाएगी, यानी उस पर कोई कैपिंग नहीं की जाएगी। तो इसी के मद्देनजर किसानों ने ये जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया था, लेकिन जो किसान है वो भी चाहते हैं कि अगले दौर की बातचीत हो। और अगर कृषि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की आप बात कर रहे हैं तो उनका भी समय समय पर बयान आता रहता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान बैठ के ही निकाला जा सकता है। तो अगली अब ये टेबल टॉक कब होती है, कब किसान और सरकार जो है एक टेबल पर आते हैं और एक मत बनाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी पल्लवी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल कुमार। और वहीं पर 3 मार्च को बड़ा फैसला आ सकता है। किसान आंदोलन के तहत जो किसान हैं वो अपनी रणनीति आगे के लिए बता सकते हैं कि दिल्ली मार्च कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा। चलिए लखनऊ की तरफ रुख करें। 2024 चुनाव को लेकर सभी रणनीति राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को ये आगामी चुनाव को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस की आयोग से हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि सभी मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है मतदान करें और इस संदेश के लिए ही मतदाता जागरूकता वाहन का जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करें। तो इस तरीके के जो संदेश है वो दिया जाएगा, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जो वोटर्स हैं उन्हें जागरूक करने के जो कार्य है वो किया जाएगा। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस, इसका फ्लैग ऑफ यहाँ पर माननीय आयोग के द्वारा किया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्देश्य ये है कि सभी मतदाता जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है वो लोग मतदान करने के लिए निर्धारित तिथि को जरूर जाएं। ये संदेश लेकर ये मतदाता जागरूकता जो वाहन है ये जगह जगह जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। एक उदासीनता सी है शहरी वोटर्स में, विशेष तौर पर जहां पर मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, और ये लखनऊ में भी पिछले लोकसभा चुनाव में 54% मतदान हुआ था लगभग यहाँ जो लखनऊ की सीट है, और 62% मतदान हुआ था मोहनलालगंज में। तो इस बार इस मतदान परसेंटेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छे स्तर पे ले जाने के लिए हर मतदाता के द्वारा इसमें अपना मतदान किया जाना जरूरी है। जैसे लखनऊ में पिछली बार 37 लाख मतदाता थे, उनमें से 15 लाख लगभग मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये उदासीनता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें जागरूक होना है और अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को निभाना है। वोट डालना ये हर नागरिक जो वोटर है उसका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हम सभी को मतदान जरूर करना चाहिए।
इसके लिए पहले ये देख लें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। अभी भी समय है। कोई भी वोटर अगर छूट गया है तो वो अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन भी भर सकता है, ऑफलाइन भी भर सकता है। माननीय आयोग के द्वारा अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म 6 भर के नया वोटर जुड़ सकता है। अगर वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और तो चलिए बात करें बेंगलोर में हुए धमाके की। बेंगलुरु धमाके के बाद सरकार एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। धमाके की जांच में जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं। आरोपी को एआई टेक्नोलॉजी से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी में कैप्चर हुए आरोपी का चेहरा भी दिखा। रामेश्वरम कैफे में जो था, इडली खाने के बाद ये बम धमाका हुआ। आपको बताएं कि बेंगलोर में ये जो बम धमाका है रामेश्वरम कैफे में सामने आया, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी साफ देखने को मिल रहा था। अब उसको लेकर आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है, यानी कि उस सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए पुलिस को जगह जगह पर लगा दिया गया है और जो शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में दिखा था उसको एआई टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है।